नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। तो आज की क्लास टीजीटी पीजीटी हिंदी के बच्चों के लिए बहुत खास होने वाली है। इस क्लास में हम 10वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक क्षितिज में जितनी भी रचनाएं हैं उनके लेखक देखेंगे और लेखक परिचय भी करेंगे, क्योंकि जो जो लेखक 10th क्लास में मतलब दिए हुए हैं उन्हीं की रचनाएं पेपर में पूछ ली जाती हैं। तो काफ़ी रचनाएं दी हुई हैं, सब कुछ हम इस क्लास में कवर करेंगे। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसमें दिए हुए हैं सूरदास जी के पद दिए हुए हैं। अगर आपको इस प्रकार के जो पद लिखे मिले तो आपका आंसर होगा सूरदास जी के ये पद हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो दी हुई है रचना वो है तुलसीदास जी का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यहाँ से अगर पंक्तियाँ पूछी जाएं तो ये तुलसीदास जी के रामचरितमानस जी के बालकांड से ली गई हैं पंक्तियाँ होंगी। ठीक है, क्योंकि ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है बालकांड से लिया गया है। आगे है देव की काव्य पंक्तियाँ हैं पायनिया नुपुर। इसमें जो होगा हमारा छंद भी पूछ लिया जाता है, तो इसमें छंद आएगा सवया। ठीक है, इसमें सवया छंद का प्रयोग हुआ है। डार द्रुम पालना और फटिक सिलानी में दोनों काव्य पंक्तियों में जो छंद है वो कवित्त छंद है। ठीक है, इसमें कवित्त छंद है। अगली है जयशंकर जी की कविता है आत्म कथ्य। जयशंकर जी की कविता है आत्म कथ्य। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है उत्साह और अट नहीं रही है। अगर उत्साह और अट नहीं रही है कविता पूछी जाए तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। नागार्जुन की है यह है दंतुरिन मुस्कान और फसल। दोनों ये कविताएं हैं नागार्जुन की। ठीक है। आगे है गिरजा कुमार माथुर। इनकी जो कविता है शाया मत छूना। शाया मत छूना। ऋतुराज की कन्यादान है, ये पूछी जा चुकी है। मंगलेश डबलाल की है संगतकार। संगतकार से पंक्तियाँ भी पूछी जा चुकी हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इतने राइटर। आगे देखते हैं जो जो इनमें लेखक दिए हुए हैं ना, इनका जो लेखक परिचय दिया हुआ है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो जो इनकी मुख्य कृतियाँ हैं वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम एक एक चीज़ को कवर कर लेंगे ताकि आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। आगे है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश की रचना है नेताजी का चश्मा। स्वयं प्रकाश ज़्यादा पैसे रख लीजिएगा कि चश्मा पहनते ही हमें स्वयं सब कुछ प्रकाशित नज़र आता है, तो नेताजी का चश्मा। ठीक है। राम वृक्ष वेनीपुरी की है बाल गोविंद भक्त। आगे है जशपाल की रचना लखनवी अंदाज। जशपाल की रचना है लखनवी अंदाज। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है। आगे है मन्नू भंडारी की एक कहानी जहवी। एक कहानी जहवी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन। ठीक है। नेक्स्ट है यतीन्द्र मिश्र की है नौबत खाने में इबादत। यतीन्द्र मिश्र की है नौबत खाने में इबादत। आगे है बदंत आनंद कौशल्यायन की संस्कृति। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रचनाएं। अब हम देखते हैं लेखक परिचय। सबसे पहले है सूरदास। सूरदास जी से आपको जो जो मेन पॉइंट है मैं वो आपको अंडरलाइन करती चलूँगी, आपने नोट कर लेना है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपने याद रखने हैं। ठीक है। सबसे पहले सूरदास जी का जन्म कब हुआ? 1478 में हुआ। ठीक है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही गांव माना जाता है। ये दोनों ही नाम अपने ध्यान रखने हैं। ठीक है। ये रहते कहाँ थे? गऊ घाट पर ये रहते थे। मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। ठीक है। और जो इनका निधन हुआ 1583 में पारसौली में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? पारसौली में। आगे आपको इनकी ग्रंथ हैं वो याद रखने हैं, सूरसागर साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूरसागर साहित्य लहरी और सूर सारावली, जिनमें से सूरसागर सबसे लोकप्रिय थे, लोकप्रिय ग्रंथ है, सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ हैं। ठीक है। आगे हैं जो सूर थे वो वात्सल्य और श्रृंगार के कवि थे। प्रश्न पूछा जाएगा कि जो सूर हैं वो किस प्रकार के कवि थे, तो वो वात्सल्य और श्रृंगार के कवि थे। मैं सिर्फ मेन पॉइंट आपको कवर करवा रही हूँ जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है। ठीक है। नेक्स्ट है
इसमें से आपको और क्या याद रखना है कि उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है, ठीक है, मतलब कि ब्रजभाषा से इसमें कविता की है उन्होंने, इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे देखना है हमें तुलसीदास। तुलसीदास जी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो तुलसीदास जी का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और कुछ विद्वान उनका जो जन्म स्थान है सोरों जिला एटा में भी मानते हैं, ठीक है। फिर आपको इनमें याद रखना है और ये कैसे कवि थे, मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के कवि थे। तुलसीदास जी राम भक्त थे, ठीक है, राम की भक्ति में ही उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। ये कौन से कवि थे, मानव मूल्यों के उपासक कवि थे, ठीक है। आगे राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, ठीक है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। फिर एसटेट में ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था कि तुलसीदास जी के राम कैसे थे, तो उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। ये सीधी पंक्ति ही पेपर में पूछी गई थी, तो इस प्रकार से आपको एक एक लाइन को ध्यान से देखना है। आगे है, ये भी रिपीट भी हो सकती है कि जो राम तुलसीदास जी थे उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, ठीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय और त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। कौन कौन से आदर्शों को, नीति, स्नेह, शील, विनय और त्याग। आपको 4 दे के एक अलग से पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है, ठीक है। आगे जो रामचरितमानस है उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि प्रमुख रचनाएं हैं तुलसी जी की। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, ठीक है। उनका जो देहांत कब हुआ, 1623 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ, काशी में हुआ। आगे है जो उनकी रामचरितमानस रचना है वो कौन सी भाषा में है, अवधी भाषा में। और विनय पत्रिका और कवितावली की जो रचना है वो ब्रज भाषा में हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रामचरितमानस की तो जो भाषा है पता नहीं कितने सारे एग्जाम्स में पूछ ली गई है, अवधी भाषा है। और विनय पत्रिका और कवितावली की जो रचना हुई है वो ब्रज भाषा में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस का मुख्य छंद पूछा जा सकता है, तो मुख्य छंद कौन सा है, चौपाई है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। बीच बीच में दोहे, सोठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। जितनी भी मैंने अंडरलाइन की हैं लाइनें एक एक इम्पोर्टेंट है। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है जी, उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। प्रबंधक काव्य और मुक्तक काव्य, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसमें से एक आधा पॉइंट और होगा जो देखने लायक होगा। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। किस में से लिया गया है, रामचरितमानस से। कौन से कांड से, बाल कांड से लिया गया है, ठीक है। शिव धनुष को खंडित देखकर व्याप्य से बाहर हो गए, तो यहाँ पर जब परशुराम जी का क्रोध, परशुराम जी क्रोधित हो रहे थे और राम लक्ष्मण परशुराम के संवाद ही इसमें दिखाए गए हैं। तो इसमें और आपने अगर कुछ देखने वाली चीज़ हो तो आप भी देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। इस प्रसंग की विशेषता लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंगोक्तियों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति हुई है। शैली पूछ ली जाए तो व्यंजना, शैली कौन सी है, व्यंजना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तुलसीदास जी। आगे हैं देव। देव से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देव का जन्म कहाँ हुआ, इटावा उत्तर प्रदेश में। ये भी पूछा जा सकता है कि इटावा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कब हुआ, 1673 में हुआ। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम याद रखना है, देवदत्त द्विवेदी, ठीक है। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे, परंतु देव को सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या है जो 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं।
उनकी मृत्यु सन 1767 में हुई, 1767 में मृत्यु हो गई। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति, देव एक रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। कौन से काल के? रीतिकाल के कवि थे देव। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों आश्रयदाताओं से था, इस कारण उसमें दरबारी संस्कृति का चित्रण अधिक हुआ है। ठीक है, आगे है उनके काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? अलंकारिकता और श्रृंगारिकता। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की मुख्य विशेषताएं थी। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे देव। यहाँ संकलित कवित्व स्वयं में एक और यहाँ रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति भी। ठीक है, पहले स्वयं में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है, जिसमें उस युग का सामंती वैभव झलकता है। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो आगे नेक्स्ट है हमारे जयशंकर प्रसाद जी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनकी कृतियों से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। कौन कौन सी भाषाओं से परिचित थे? संस्कृत, हिंदी और फारसी। छायावाद काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो कैसे कवि थे? ये छायावादी कवि थे। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि थे और इनका निधन हो गया 1937 में। ठीक है, उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं? चित्राधार, यहाँ से गारंटी है कि एक कृति उनकी पूछी ही जाएगी। चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, अंशु, लहर, कामायनी। ठीक है, ये थी उनकी कृतियाँ। आगे उपन्यास और कहानियाँ भी हैं। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कौन सी है? कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। किस पर मिला? कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक जयशंकर प्रसाद जी को किस रचना पर मिला? कामायनी पर। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, ये सारे उनके ऐतिहासिक नाटक हैं। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास हैं। इसके अलावा कहानी भी है। काशदीप, आंधी, इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह है। एक एक रचना को आपने याद रखना है, नाटक भी, कहानी भी, उपन्यास भी। ठीक है, आगे प्रसाद का साहित्यिक जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। प्रसाद के साहित्य में कौन कौन से जो गुण हैं? कोमलता है, माधुर्य है, ओज गुण है। ठीक है, छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। मतलब कि लाक्षणिकता भी उनकी एक विशेषता है। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। तो आज हम जयशंकर प्रसाद जी तक ही करेंगे। जितने भी आगे राइटर हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उनकी कृतियों से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम 4-4, 5-5 करके लेखक परिचय कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमें कोई इतनी भी नहीं है कि आपको कुछ याद भी ना हो, और अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो देखेंगे भी नहीं बच्चे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी लाइक करना, कमेंट भी करना अनिवार्य है। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।